तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ा था कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम में, और दूसरा बताया था मैंने आपको समांतर क्रम में। तो जो श्रेणी क्रम में संयोजन होता है प्रतिरोधों का, उसका सूत्र हमने किया था कि कुल प्रतिरोध, जिसको हम R से दर्शाते हैं, वो होता है R बराबर R1 जमा R2 जमा R3। मतलब अगर प्रतिरोध एक से ज्यादा है, जैसे एक प्रतिरोध है R1, दूसरा R2, तीसरा R3, ऐसे ही अगर Rn तक भी हैं, तो सबको जोड़ने पर हमारे पास कुल प्रतिरोध आ जाता है। और समांतर क्रम में जो हमने सूत्र किया था वो था 1/R बराबर है 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3, और इसी तरीके से अगर n प्रतिरोध हैं तो जमा 1/Rn टाइम्स। तो इस तरह से हमने किया था ये सूत्र। तो हमने दोनों तरह से किया हुआ है। श्रेणी क्रम में संयोजन का ये सूत्र होता है और समांतर क्रम में संयोजन का ये सूत्र होता है। आज हम उससे संबंधित एक प्रश्न करेंगे ताकि आपको इनके बारे में और अच्छी समझ आ जाए। जैसे हमारे पास प्रश्न है कि 4 ओम, 8 ओम व 12 ओम के प्रतिरोधों का किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि अधिकतम प्रतिरोध हो, और दूसरे केस में है न्यूनतम प्रतिरोध हो। हम दोनों तरह से संयोजन करके देखते हैं और उनमें हमें मालूम हो जाएगा कि किस में जो प्रतिरोध है वो बढ़ रहा है यानी अधिकतम है, और किस में प्रतिरोध कम हो रहा है यानी कि न्यूनतम है। तो हमारे पास बहुत ही आसान सूत्र है। सिंपली छोटे बच्चों की तरह हमें जोड़ ही करना है प्रतिरोधों का। तो जो बच्चों हमारे पास R1 है वो कितना है 4 ओम, R2 कितना है बच्चों 8 ओम, और हमारे पास R3 है 12 ओम। तो इनको हम साधारण रूप से जोड़ देंगे। तो R बराबर है R1 4 जमा 8 जमा 12। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, और इन सबको जोड़ के हमारे पास आ जाता है 24 ओम। तो इस तरह से हमारा जो श्रेणी क्रम में जो हमारा प्रतिरोध है टोटल, कितना आया है हमारा 24 ओम आया है। अब बच्चों हम समांतर क्रम में भी अगर इसी तरह से करके देखें, बीच में हम एक लाइन लगा लेते हैं। तो 1/R बराबर है 1/R1 1/4 जमा 1/R2 मतलब 8 जमा 1/R3 मतलब 12। तो जब बच्चा हम 4 8 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा। तो 4 के 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 8 तिये 24 3, और 12 दूनी 24 2। तो सबको जोड़कर आ जाता है हमारे पास 11/24। तो अगर 1/R है 11/24, इसका मतलब R क्या हुआ बच्चों, इसका उल्टा हो जाएगा 24/11। तो ये आ जाता है हमारे पास 2.2 ओम। तो जो हमारा आंसर आता है समांतर क्रम में प्रतिरोध का वो 2.2 ओम आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास। और जबकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आ रहा है 24 ओम। तो आप यहाँ पे खुद ही तुलना कर सकते हैं कि जब हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा तो उत्तर जो 24 ओम आया, और जब हमने उसे समांतर क्रम में जोड़ा तो उत्तर 2.2 ओम आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हमें उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, और अगर हमें कम प्रतिरोध चाहिए तो हमें उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अधिकतम प्रतिरोध हमारे प्रश्न में था वो कैसे आएगा अगर हम उन्हें कैसे क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अधिकतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, व न्यूनतम प्रतिरोध के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसी से संबंधित हमारे पास प्रश्न भी है, घरेलू विद्युत परिपथों को किस क्रम में जोड़ा जाता है और क्यों। घरेलू का मतलब बच्चे घर में हमारे जो बिजली की फिटिंग होती है, जो विद्युत परिपथ होते हैं, उन्हें हमें किस क्रम में जोड़ना चाहिए। जो आप जानते हो कि प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। अगर प्रतिरोध का मतलब रुकावट है तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे घर में जो बिजली आए उसमें कोई रुकावट ना हो। ये आप भी समझदार हैं कि हम चाहेंगे कि हमारी जो घर में विद्युत धारा बह रही है वो बिना किसी रुकावट के अच्छे तरीके से बहे। और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध कम होता है।
जब हमने इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो प्रतिरोध 24 ओम था और समांतर क्रम में प्रतिरोध 2.2 ओम था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोध कम हो जाता है। तो हमें घरेलू विद्युत परिपथों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो घरेलू विद्युत परिपथों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ये जोड़ा जाता है क्योंकि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। इसका बच्चों एक और कारण है कि हमें इसे समांतर क्रम में क्यों जोड़ना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, इस तरह से प्रतिरोध एक ही श्रेणी में लगे होते हैं इस तरह से, और ये श्रेणी क्रम में जैसे प्रतिरोध लगे हुए हैं तो इनमें क्या दिक्कत आती है कि मान लो अगर कोई बीच में कोई खराबी आ जाती है, मान लो एक यंत्र खराब हो, मान लो ये यंत्र खराब हो जाता है तो विद्युत आगे नहीं जा पाएगी और जिसकी वजह से बाकी सारे यंत्र भी काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं बच्चों, जैसे मान लो मैं आपको करके दिखाती हूं, मान लो हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि समांतर क्रम में इस प्रकार से विद्युत परिपथ होता है। तो यहाँ पे बच्चों अब क्या होगा, अगर मान लो कि एक विद्युत परिपथ, मान लो ये वाला विद्युत परिपथ खराब भी हो जाता है तो बाकी यंत्र कार्य करते रहेंगे, क्योंकि अगर ये खराब हो जाता है तो विद्युत इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, जिसकी वजह से बाकी यंत्र ठीक से कार्य करते रहते हैं। तो यही दूसरा पॉइंट है कि श्रेणी क्रम में एक यंत्र खराब हो जाने पर सभी यंत्र काम करना बंद कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता और मान लो एक खराब भी हो जाता है तो बाकी कार्य करते रहते हैं। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में हमें कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि प्रतिरोध क्या हो, कम हो और सारे जो यंत्र हैं वो ठीक से कार्य करते रहें। तो हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं। उसके बाद बच्चों आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी हम विद्युत परिपथ लें और उसमें हम बल्ब जलाएं तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर में बल्ब जैसे इससे प्रकाश तो आता ही है, लेकिन कुछ समय के बाद बल्ब जो है वो गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से मान लो हमने एक पंखा चलाया है तो हम देखते हैं कि जैसे हम पंखा चलाते हैं तो पंखे में मोटर तो घूमती है, लेकिन मोटर के घूमने के साथ साथ पंखे की जो मोटर है वो गर्म भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा है वो, अगर मैं बल्ब की उदाहरण दूं तो विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश में तो बदल ही रही है, लेकिन साथ में उसमें कुछ ऊर्जा जो है वो वेस्ट भी हो रही है, क्योंकि वो किस में बदल रही है, वो तापीय ऊर्जा में यानी ऊष्मा में बदल रही है। इसी तरह से जब हम पंखा चलाते हैं तो हम चाहते हैं कि पंखे की मोटर घूमे और या इस तरह से जो बिजली है, जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में बदल रही है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। लेकिन अगर वह मोटर गर्म हो जाती है तो उसमें से कुछ भाग जो है उसका ऊष्मा में बदल जाता है, यानी तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, जो हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे तो ये मैंने वो उदाहरण लिए जिसमें विद्युत जो है वो तापीय ऊर्जा में बदल रही है, लेकिन हम वो नहीं चाहते कि तापीय ऊर्जा उत्पन्न हो। लेकिन कुछ ऐसे यंत्र भी होते हैं जिनमें हमें तापीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वहां पर हम जानबूझकर जो विद्युत ऊर्जा है उसको तापीय ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे आप सब ने देखा होगा, हम घरों में प्रेस करते हैं कपड़ों पर, जिसको हम आयरन कहते हैं यानी इस्त्री कहते हैं, प्रेस करते हैं हम कपड़ों को, तो प्रेस गर्म होती है तो वहां पर हम विद्युत को जानबूझकर ऊष्मा में बदलते हैं, तापीय ऊर्जा में बदलते हैं। इसी प्रकार से पानी गर्म करने के लिए जो घरों में हीटर लगे होते हैं, गीजर लगे होते हैं, या जिसको हम विद्युत जल ऊष्मक भी बोलते हैं, या सर्दियों में हम हीटर चलाते हैं, उनमें भी क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को जानबूझकर किस में बदला जाता है, तापीय ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऐसा जो इस प्रकार से जो विद्युत होती है उसको जब तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ना है, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो यहां पर क्या होता है, जो प्रतिरोधक मैंने आपको लास्ट टाइम करवाए थे, प्रतिरोध जो होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को आगे जाने में रुकावट प्रस्तुत करते हैं और जिसकी वजह से जो हमारा चालक है या जो हमारे प्रतिरोध है वो गर्म हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि विद्युत परिपथ है जिसमें कि प्रतिरोध लगा हुआ है इस तरह से, और इसको यहाँ पर किससे जोड़ा गया है आपको जानते ही हैं, हम एक बैटरी लगाते हैं जिससे विद्युत उत्पन्न हो रही है, और यहाँ पे हमने एक कुंजी लगाई हुई है और ये प्रतिरोध हमने लगाया हुआ है। अगर हम इसमें से विद्युत गुजारेंगे बैटरी से, इस बैटरी से मान लो इसमें से विद्युत गुजर रही है, तो क्या होगा, ये जो प्रतिरोध है ये इसमें रुकावट उत्पन्न करेगा, और जहां पर रुकावट उत्पन्न होगी यहाँ पर क्या होगा, ये जो तार है ये गर्म हो जाएगी। क्या होगा, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाएगी। इस तरह से प्रतिरोधक के इस्तेमाल करके हम विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो यही इसकी परिभाषा है। यदि एक विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे प्रतिरोधक का उपयोग किया है,
तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में ही उपयोग की जाएगी। मतलब अगर हम एक प्रतिरोधक लगा देते हैं जानबूझकर, तो जितनी भी विद्युत ऊर्जा है वो सारी की सारी किस में बदल जाएगी, तापीय ऊर्जा में, और इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो बच्चे जान लीजिए कि जैसे विद्युत हीटर होता है, विद्युत जो जल ऊष्मक होता है, इस्त्री होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदला जाता है। किसके उपयोग से, प्रतिरोध के। तो इस प्रकार से प्रतिरोध का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो अब बच्चों इसका सूत्र है H बराबर VIT और H बराबर I²RT। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास सूत्र कहाँ से आ गए, ये हम विद्युत शक्ति उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम इसकी जो है डेरिवेशन करेंगे। तो हमारे पास बच्चों अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कोई भी कार्य जो होता है जिस दर से होता है उसको क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। बच्चों इसका सूत्र हमने पहले किया हुआ है, पावर, P का मतलब पावर, पावर मैंने शक्ति, शक्ति को बेटे W/T, कार्य करने की दर, दर का मतलब कितने समय में कितना कार्य हो रहा है। तो भी दर की बात होती है तो हम समय जरूर लेते हैं, तो कार्य बटा समय को हम कहते हैं शक्ति। तो ये हमने सूत्र पहले भी किया हुआ है 9th क्लास में भी, तो आप इसको देख लें, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इस पार्ट में हमने लास्ट लेक्चर में ये सूत्र किया था कि विभवांतर होता है W/Q। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, V बराबर W/Q। तो यहां से हम W अगर लिखना चाहें तो W क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा W बराबर V गुणा Q। अब बेटे जो ये सूत्र हमारा जो इक्वेशन 1 आई है जो हमारे पास, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। इस W की जगह पे हम VQ पुट कर देंगे, तो आ जाएगा P बराबर VQ। VQ यहाँ से हमने ले लिया, बटा में T, ये आ जाएगा बच्चों। लेकिन हमने पहले पढ़ा हुआ है इस लेसन में कि Q/T जो होता है वो I के बराबर होता है, विद्युत धारा के बराबर होता है Q/T। तो हम Q/T हटा के यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, I लगा देंगे बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा P बराबर VI। ये हमारा सूत्र बन जाएगा शक्ति का। तो शक्ति बराबर विभवांतर गुणा विद्युत धारा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, शक्ति बराबर विभवांतर, V से विभवांतर होता है आप सब जानते ही हैं, और गुणा I का मतलब क्या होता है बच्चों, विद्युत धारा। तो हम इस तरह से भी इसको दर्शा सकते हैं। ये बच्चों शक्ति के बारे में मैंने भी आपको बताया, लेकिन हमने करना क्या है, हमने ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव H बराबर VIT का सूत्र निकालना है, लेकिन हमें उससे पहले हमें ये जानना जरूरी था। अब बेटे जैसे ये शक्ति है, इसका SI मात्रक क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो बच्चों शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तो हमें याद रखना होगा कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट। इसको हम वाट में दर्शाते हैं, और 1000 वाट बराबर है 1 किलोवाट। ये आप सभी जानते हैं कि 1000 जो होता है वो किलो के बराबर होता है, तो 1000 वाट बराबर है 1 किलोवाट, और 10 की शक्ति 6 वाट बराबर होता है 1 मेगावाट। ये हमें याद करना होगा क्योंकि एक एक नंबर में हमसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि 1000 वाट 1 किलोवाट, 10 की शक्ति 6 वाट 1 मेगावाट, और बच्चों एक होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति को हम 1 हॉर्स पावर, हॉर्स का मैंने घोड़ा, अश्व जिसको हम कहते हैं, और पावर मैंने शक्ति, तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। ये आप तीनों मात्रक याद कर लेंगे, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, 1 हॉर्स पावर, ये आप याद कर लेना। और SI मात्रक क्या है, शक्ति का वाट है। अब बच्चों मैं आपको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का जो सूत्र है वो निकालना बता रही थी, तो उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक विद्युत परिपथ है जिसमें ये प्रतिरोध लगा हुआ है और इसके अंदर बैटरी लगी हुई है और इस प्रकार से कुंजी लगी हुई है जो आप जानते ही हैं, और इसमें विद्युत धारा बह रही है। मान लीजिए कि उसका विभवांतर V है और उसकी जो विद्युत धारा का मान है वो I है। उसकी शक्ति क्या होगी, P बराबर V गुणा I। ये मैंने भी आपको बताया ही था, जैसा कि आप यहाँ पर दे सकते हैं कि P बराबर VI। तो मैंने ये दोबारा लिख दिया, P बराबर VI। अब बच्चों हमें करना है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो अगर मान लो कि जो ये I विद्युत धारा है ये T समय के लिए बहती है, अगर ये बच्चों T समय के लिए बहेगी, मान लो ये प्रतिरोध जो है ये एक इस्त्री है, मतलब प्रेस है, कपड़े गर्म करते हैं जिससे हम, मान लीजिए कि ये प्रतिरोध वो प्रेस है। मान लो मैं एक प्रेस लेती हूँ, उसको मैं 10 सेकंड के लिए गर्म करती हूँ, और कोई बच्चा उसे 1 मिनट के लिए गर्म करता है, या कोई उसे 5 मिनट के लिए गर्म करता है, तो वो सबसे ज्यादा उसके अंदर तापीय प्रभाव कब आएगा, वो गर्म सबसे ज्यादा कब होगी। तो आपका उत्तर होगा कि कोई 5 मिनट गर्म करेगा तो वो ज्यादा गर्म होगी, और अगर वो उसको 10 सेकंड गर्म करेगा तो वो कम गर्म होगी। इसका मतलब समय के साथ तापीय प्रभाव बढ़ता जा रहा है, यानी जितने ज्यादा समय के लिए विद्युत धारा बहेगी, जितने ज्यादा समय के लिए उसको विद्युत शक्ति मिलेगी, उतना ही ज्यादा उसको उसके अंदर तापीय प्रभाव आएगा।
तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो होता है वो P गुणा T होगा, क्योंकि विद्युत शक्ति जितने समय के लिए किसी भी परिपथ में से बहेगी उतना ही उसकी ऊष्मा ज्यादा होगी, उतना ही वो गर्म ज्यादा होगा और उसका तापीय प्रभाव भी ज्यादा होगा। तो H बराबर है P गुणा T। अब बच्चे P का मान हमने अभी किया है V गुणा I, तो यहाँ पे हम V गुणा I लिखेंगे तो बन जाएगा H बराबर है VIT, और यही विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का सूत्र है। तो इसी में एक और सूत्र करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है, ये ओम के नियम के अनुसार है, हमने पहले किया हुआ है ये ओम के नियमानुसार। ओम का नियम हमने किया था, उसमें हमने किया था V बराबर IR होता है। तो ओम के नियमानुसार बच्चों V बराबर IR होता है। तो मैं यहाँ पर अगर V का मान रखूं, V की जगह मैंने लिख दिया IR और बाद में IT का ऐसे का ऐसा लिख दिया। तो बच्चे I 2 बार आ गया तो I का वर्ग हो गया, तो H बराबर I स्क्वायर RT ये बन जाएगा। तो इस तरह से ये तापीय प्रभाव का दूसरा सूत्र आ गया, H बराबर I स्क्वायर RT। तो हमारे पास दो सूत्र आ गए, H बराबर VIT और H बराबर I स्क्वायर RT, और यही हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में किए थे, H बराबर VIT और H बराबर I स्क्वायर RT। तो ये इस तरह से अब आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास ये सूत्र किस प्रकार से आए। तो इसके बाद बच्चों यहां से हम देख सकते हैं कि बच्चों अगर विद्युत धारा I से दर्शाते हैं, I जितना ज्यादा होगा उतना ही H ज्यादा होगा। तो H समानुपाती है I के वर्ग के, यानी I ज्यादा होगा, विद्युत धारा ज्यादा होगी, तापीय प्रभाव भी ज्यादा होगा। वैसे भी बच्चों आप जानते हैं कि जितनी विद्युत धारा ज्यादा बहेगी उतना ही कोई भी जो यंत्र है वो गर्म भी ज्यादा होगा, यानी तापीय प्रभाव जो होता है वो I के वर्ग के समानुपाती होता है। और H और किसके समानुपाती है आपके सामने ही है, R के। तो H समानुपाती है R के, यानी प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, रुकावट जितनी ज्यादा होगी उतना ही कोई भी यंत्र ज्यादा गर्म होगा। तो H जो है समानुपाती है वो R के, और यहाँ पे H और किसके समानुपाती है, समय के। तो H समानुपाती है T के, क्योंकि समय जितने ज्यादा समय के लिए विद्युत धारा बहती है उतना ही ज्यादा वो गर्म हो जाता है, यानी उतनी ही तापीय प्रभाव भी अधिक होता है। तो H समानुपाती है T के। तो किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा I के वर्ग के समानुपाती होती है, R के समानुपाती होती है और T के समानुपाती होती है, जैसे मैंने भी आपको दर्शाया। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक करेंगे, अगला टॉपिक लास्ट जो है वो कल हम करेंगे। आप जितना आपको कराया गया है उसे अपनी कॉपी में लिख के याद कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।